आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं जसकरण सिंह एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं द जसकरण सिंह शो में। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर साहिल, जो कि हैं एक मेल स्टाफ नर्स। जी नमस्कार जी सबको। साहिल जी, तो आज तैयार हैं आप पॉडकास्ट के लिए? जी बिल्कुल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। साहिल जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने नर्स बनने का क्यों सोचा? क्योंकि जहां तक नॉर्मली हम देखते हैं या कोई भी देखता है कि नर्सिंग जो फील्ड है ये फीमेल डोमिनेटेड फील्ड है, तो आपने कैसे सोचा कि मैं नर्स बनूंगा? एक्चुअली मैं कभी स्टाफ नर्स बनना ही नहीं चाहता था। एक्चुअली मेरे पापा ने थोड़ा बर्डन डाला कि हाँ अच्छा प्रोफेशन है, इसमें जाना है तो अच्छा पे स्केल होगा, अच्छा सब कुछ, अच्छा फ्यूचर होगा। तो फिर मैंने थोड़ा एडजस्ट किया। ओके। तो तो जब आपने अपने दोस्तों को बताया तो उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन ये था कि वो खुद एक स्टाफ नर्स थे। अच्छा। तो वो बहुत खुश हुए कि तू भी हमारे प्रोफेशन में आ रहा है। ओके। तो इसलिए मुझे कुछ अजीब नहीं लगा इस प्रोफेशन में आने के लिए, क्योंकि इस प्रोफेशन में आपको ब्लड दिखता है ना। नॉर्मली बंदा तो ब्लड को देख भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं, देखने को मिलती है कि नॉर्मल बंदा उससे टॉलरेट ही नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। आप अपने हॉस्पिटल का फर्स्ट डे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपके साथ कैसे हुआ था, कि आपने क्या फील किया फर्स्ट डे जब आपने जॉब शुरू की? जी, फर्स्ट डे मैंने मोहनदाई ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ मोस्टली मैंने कैंसर के पेशेंट्स ही देखे। ओके। और जब मैंने बहुत सारे, एक आधा नहीं देखा, मैंने काफ़ी पेशेंट्स देखे। और जब मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे तो मैं डर गया था कि कहाँ आके मैं फंस गया। तो मुझे खुद पे होता था कहीं मुझे ये चीज़ तो नहीं हो गई। मैं डॉक्टर से पूछता था कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि अलग अलग बीमारियों के अलग अलग सिम्टम्स भी हैं। सभी बीमारियों के एक जैसे सिम्टम्स तो हैं नहीं। तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था मैं पहले। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था सेकंड डे कि मैं इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करूं। तो बस अब देखते देखते हैबिट धीरे धीरे होने लग गई। तो फिर बस अब मज़ा आता है। ओके। लोगों की सेवा करना, लोगों को देखना अच्छा लगता है। अच्छा, आप ये चीज मानते हैं कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है तो मेल नर्सिस की और भी झुकाव बढ़ना शुरू हो गया है? क्योंकि अब मोस्टली मेल्स भी लेने लग गए हैं नर्सिंग, आई गेस। क्योंकि बिल्कुल मैंने भी बिल्कुल जी। हॉस्पिटल में काम किया है। बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली मेल नर्स की ज़रूरत है। जरूरत है। हाँ, ओके। उसका रीज़न ये है कि एक तो जो मेल पेशेंट्स होते हैं, अगर वो कॉन्शियस है, अगर तो अनकॉन्शियस है फिर तो कोई भी उनकी केयर कर रहा है तो उस पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगर मान लीजिए कोई फीमेल पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, कोई मेल केयर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फीमेल पेशेंट के लिए कोई मेल, कॉन्शियस पेशेंट के लिए कोई मेल उनकी केयर कर रहा है तो वो ऑब्वियसली, है ना, थोड़ा उनको हेजिटेट होगा। और जो जो मेल पेशेंट्स हैं उनको भी होता है। ओके। अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल फील करेगा, कोई भी करेगा, ओके। है ना। तो ये चीज़ होती है। तो मेरे हिसाब से मेल नर्स का होना बहुत ज़रूरी है। ओके। अच्छा साहिल जी, ये चलिए एक बात है कि मेल नर्सिस की ज़रूरत है, जी। लेकिन एक हम ये भी पर्सपेक्टिव देखते हैं कि कुछ लोग हैं, मेल्स की बात कर रहा हूँ, कि वो नर्सिंग में जाना चाहते हैं लेकिन वो इसी सोच की वजह से ना रुक जाते हैं, वो हेजिटेट करते हैं। तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे? कैसा मतलब किस बात को लेके कि यही कि नर्सिंग एक फीमेल डोमिनेटेड फील्ड है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा है। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ एटलीस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी किसी का, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वो मेल है फीमेल ये देख के तो होता नहीं है। हम्म। तो मेरे हिसाब से तो मेल नर्सिस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो पेशेंट कोई भी है, किसी को इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है तो फीमेल नर्स उसको उठा भी नहीं पाएगी।
ओके। कुछ कुछ नर्सिस हैं जो बहुत हिम्मती हैं, वो उठा भी लेते हैं, बट मेल का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनमें थोड़ा सा तो फ़र्क होता है फीमेल के अकॉर्डिंगली। आपकी ज़िंदगी में अभी तक कोई ऐसा केस आया जिसने आपको बहुत इमोशनल कर दिया हो? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और अभी मैं बताते बताते भी आपको इमोशनल फील कर रहा हूँ। एक छोटी सी बच्ची थी, उसको कैंसर था, फोर्थ स्टेज। तो पहले तो मतलब ये उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएगी, बट एक पिता के लिए वो बहुत मुश्किल था क्योंकि दोबारा से उसको सिम्टम्स आने शुरू हो गए। उसको था ब्लड कैंसर था। तो जब आखिरी टाइम आया उसका, मतलब 2 साल बाद, 2 साल तक तो वो सरवाइव करते रहे। हर जगह उसने ट्रीटमेंट करवाया अपनी बेटी का, और बहुत रिच भी नहीं था वो पर्सन। तो जब वो लास्ट टाइम आया ना, जब डॉक्टर्स ने बोला कि हाँ घर ले जाओ, सेवा कर लो, तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस क्रिएट कर रहा था वो सीन। जब मैं उस बच्ची के पास गया तो उसको, उस बच्ची को पता था कि 1-2 दिन में उसने दुनिया से चले जाना है। वो 9 साल की बच्ची थी, समझदार थी। तो वो रो रही थी लगातार। और इस सिचुएशन को फील करने के लिए इस सिचुएशन में आना बहुत ज़रूरी है कि अगर उसकी जगह हम होते, या है ना, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता वो चीज़, वो फीलिंग्स मैं बयान नहीं कर सकता जो मैंने देखा। और उसका जो फादर था, जब उसको घर लेके जाने वाले थे, तो बस उसको वो चूमता रहा। उसकी माँ उसकी टांगें दबाती रही, तो वो लड़की के लगातार मुंह से ब्लीडिंग होती रहती थी। तो वो सीन जब हुआ तो सारे डॉक्टर्स वगैरह, हमारी पूरी टीम थी वहाँ पे, तो सब रो रहे थे। तो ये मतलब ऐसी चीज़ है कि कभी बंदा ना भूल सकता है और ना मतलब चाहता है कि ऐसा किसी के साथ हो। तो ये चीज़ बहुत ही दर्दनाक थी। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन से भी गुजरना पड़ता है भैया। तो वो, उसने सबकी रातों की नींदें उड़ा दी थी। और बच्ची इतनी प्यारी थी कि बच्चे तो वैसे सारे प्यारे होते हैं, बट वो बहुत ही क्यूट थी, बहुत प्यारी थी। वो बातें बहुत अच्छी करती थी। तो वो बच नहीं पाई। तो ये मतलब अभी तक पूरी ज़िंदगी बंदे के साथ रहती है ऐसी चीज़ें। वैसे तो बहुत केसेस देखे हैं, बट ये सबसे डरावना केस था आंखों के सामने। कोई जा रहा है, आपके घर का मेंबर, उसे आप रोक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। भगवान की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो सब सहना ही पड़ता है, ये सबको सहना पड़ता है। अभी हम थोड़े से स्ट्रॉन्ग तो हैं, बट इतने भी नहीं हैं कि इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दें। साहिल जी, आपकी बातों से तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये प्रोफेशन बिल्कुल भी आसान नहीं है। आसान कुछ भी नहीं है। एक बार एक लेडी थी, तो वो बस पकड़ रही थी। तो वो जब बस पे चढ़ी तो बस वाले ने बस दौड़ा दी। तो उसका हाथ छूट के वो पिछले टायर के नीचे आके वो, उसको रगड़ लग गई पूरी। तो उसकी लात जो थी, लात एक साइड से पूरी छिल गई। मांस ही नहीं था, मांस उतर के ना फोल्ड हो गया था ऐसे गोल ओके। गोल। और इतनी ब्लीडिंग हुई उसको, और उसको लेके आए इमरजेंसी में। तो जब इमरजेंसी में लेके आए तो हमने देखा कि यार ये तो नामुमकिन केस है, क्योंकि मसल ही नहीं है उसमें, हड्डियाँ थी, मसल सारा तो वेस्ट हो गया था उसका। तो उसको हमने बचा लिया था। उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, तो उसको ब्लड दे रहे थे साथ की साथ, और साथ की साथ उसकी ड्रेसिंग हो रही थी। वो सीन भी बहुत ख़तरनाक था, बट उसकी जान बच गई। अभी वो लेडी ठीक है, बट चल नहीं पाते, वो सहारे से चलते हैं।
तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है। साहिल जी, आपने साइकाइट्री वार्ड में भी काम किया हुआ है जी बिल्कुल। जहाँ तक मेरी नॉलेज है। जी, वहाँ का कोई एक्सपीरियंस बताइए आप। वहाँ तो ज़्यादातर लोग वो आते थे कि इसके अंदर भूत है, या फिर कोई ड्रग एडिक्टेड पेशेंट आता था, या फिर डिप्रेशन वाले पेशेंट देखने को मिलते थे। ज़्यादातर तो यही आते थे, ये वहम में जो गए होते हैं पेशेंट कि हाँ इसके ऊपर किसी भूत का साया है, किसी पीर ने कुछ कर दिया, इसके अंदर जिन ने। ऐसे भी हमने पेशेंट काफ़ी देखे हैं। नहीं साहिल जी, मेरे को कोई अपना एक्सपीरियंस तो बताइए कि साइकाइट्री वार्ड में पेशेंट्स तो आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे आते हैं जी। तो जहाँ तक मैंने देखा है नाइट ड्यूटी भी होती होगी साइकाइट्री वार्ड में आपकी, तो वहाँ पे कोई रात को ऐसे कुछ चलने लग जाता है कोई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक केस था, एक लड़की थी, उसका मुझे नाम तो नहीं याद। वो उसका कोई अफेयर था, लव अफेयर था कोई, तो लड़के ने उसको छोड़ दिया था। तो वो पागल हो जाती थी, कभी भी उसको सिम्टम आते थे। तो वो तो सर्दियों के टाइम में वो ज़मीन पे सोती थी, इतनी ठंड में। वो किसी की मानती नहीं थी, अगर कोई उसको डिस्टर्ब करता था तो जो उसके हाथ में आया तो उठा के मार देती थी। एक दिन मैं ड्यूटी पे था, तो मैं फाइल वगैरह रेडी कर रहा था, एक पेशेंट आ रहा था एक और हमारे पास। तो वो ना ऐसे उसने अपने ऊपर बाल्टी घेरी ठंडे पानी की, तो ऐसी गीली पीछे आके खड़ी हो गई मेरे। तो मैं काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि पानी की आवाज़ आ रही है, टप टप। तो मैंने टैप की तरफ देखा, तो मैंने कहा टैप तो बंद है यार। तो एक टाइम में बंदा डर जाता है, ये क्या। जब मैंने पीछे देखा तो सारे बाल उसके फेस पे थे और सांस की आवाज़ आ रही थी उसकी ज़ोर ज़ोर से ऐसे। तो मैं डर गया। तो मुझे तो पता है कि है ना इसको अभी सिम्टम आ रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि जा तू अपने रूम में जा। तो कह रही नहीं मैं नहीं जाऊंगी, कह रही मैं तुम सबको मार के जाऊंगी। तो वो एक्सपीरियंस था, थोड़ा डरावना था, बट चलो हमें तो पता है ऐसा कुछ नहीं होता है ना, सब डिप्रेशन में ही होता है जो भी होता है। तो डर की वजह से कई तो जो फीमेल स्टाफ नर्सेज होती हैं, कई नहीं मतलब कंट्रोल कर पाती, वो डरती रहती है, वो ऐसे पेशेंट के पास जाती भी नहीं है। ओके। तो वहाँ तो मेल का होना ज़रूरी वहाँ है। तो ज़रूरी है, मेल का ही ज़रूरी है वहाँ पे। तो आपकी बात सुन के तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी डर लग रहा है। हाँ थोड़ा आपको अभी बहुत लगेगा, आपने देखा नहीं है ना कोई सीन ऐसा। नहीं, मैं इमेजिन कर रहा हूँ मैंने आपकी तो नाइट ड्यूटी देखी हुई है, आपको नाइट ड्यूटी देते मैंने आपसे मिलने भी आया था एक टाइम पे साइकाइट्री वार्ड पे। आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। साहिल जी, मेरे को एक चीज़ और जाननी है। मैंने ना जैसे कभी भी हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ, मेरे को एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है। ऐसा है कुछ? किस टाइप की, मतलब क्या आपको फील होता है? डिप्रेशन ही फील होता है मेरे को हॉस्पिटल में। हाँ वो सबको ही होता है। क्यों है ऐसा? जब मैंने आपको बताया, जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो फिर मैं तो डिप्रेस्ड हो गया था वहाँ, क्योंकि ना लोग ये सोचते हैं कि हॉस्पिटल बहुत डरावनी चीज़ है, कि कोई भी बीमारी निकल आएगी तो बस खेल ख़त्म। ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक भी होते हैं वहाँ से लोग, ठीक होके भी जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप नॉर्मली चेकअप के लिए जा रहे हो फिर तो ठीक है, अगर घूमने के लिए जा रहे हो तो नहीं घूमना चाहिए ऐसे हॉस्पिटलों में। घूमता कौन है साहिल जी हॉस्पिटल में? तो यही चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो डरना नहीं है, जब आप अपने चेकअप्स के लिए, रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते हो, डरना नहीं है। ओके। अच्छा साहिल जी, आपने हमारा पिछला पॉडकास्ट देखा है? पिछले मैंने आपके सारे देखे हैं। जो मैंने एक डॉक्टर साहब के साथ जी किया था, जी डॉक्टर जी जी विपिन जी भार्गव। जी जी जी। तो उन्होंने ना एक बात जो बोली थी कि
हमको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। सही बात है ये? एक्चुअली दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है पर कुछ सिचुएशंस में नहीं पड़ती। कुछ हमारा दिमाग भी हमें सिग्नल देता है, जैसे कोई अगर डर रहा है बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को लेके या कुछ, तो असर उसकी किडनीज पर पड़ेगा। डर का असर हाँ। किडनीज पर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। ओके, मतलब आप वही बात कर रहे हो कि जो हाँ बीमारी हाँ में हाँ बिल्कुल बीमारी जो बॉडी में होती है वो साइकोलॉजिकल से जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात हमारे उस हाँ। पॉडकास्ट में भी हुई थी। और अगर मैं बात करूँ आपसे कि मेडिसिन की ज़रूरत होती है, तो मैं बोलूँगा होती है। क्यों? मेरे ना यहाँ पे हाथ पे एक इन्फेक्शन हो गया था, अभी भी आप देख सकते हो कि निशान है। तो ये इस पे ब्लिस्टर बन गए थे। ओके। तो मैंने मेडिसिन नहीं ली, मैंने कहा ठीक हो जाएंगे, तो ये बढ़ता गया, ये पूरा रिंग बन गया था। तो ये था इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म एक होता है, उसका इन्फेक्शन था, एक कीड़ा बोल लो, है ना। तो इसके लिए मुझे इसका एंटीडोट चाहिए था। तो अगर मैं ये सोच लूँ कि मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये फैल जाता। ओके। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फैल जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो हमें ज़रूरत है, बट हर एक बीमारी के लिए नहीं। साहिल जी, एक ना जो हमारी बात हुई थी जो उस पॉडकास्ट में एक डॉक्टर साहब ने जो बोला था ना, वो ये था कि जैसे शुगर है, शुगर हमारे ब्लड में बढ़ रही है, उसको हम शुगर बोल देते हैं, लेकिन वो एक सिम्टम है और हम दवाई उसकी खाते हैं ब्लड में शुगर कंट्रोल करने की, लेकिन एक्चुअल में जो हम खा रहे हैं, ग्लूकोज खा रहे हैं, उसको नहीं हम कंट्रोल करते। यही तो बात है। नहीं तो आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए? नहीं देखो, अगर तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, एक तो आपने चलो जो खाया वो खाया, उसके बाद तो अगर आपके सेल्स में ही शुगर है तो उसको तो मेडिसिन से कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर नहीं करते हो तो फिर ऑर्गन्स खराब हो सेल्स जाएंगे। में कैसे? जैसे आप जेनेटिकली बोल रहे हो? जेनेटिकली भी होती है, जिसके फादर को होती है बच्चे को भी होने के चांसेस होते हैं। ओके। और दूसरी बात यह है कि अगर शुगर अनकंट्रोलेबल है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और मेडिसिन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, तो डायबिटिक कैसे पता चलता है, उसके लिए भी एक टेस्ट होता है, HbA1c। ठीक है, वो तय करता है कि आप डायबिटिक हो या नहीं। वो 3 महीने की शुगर्स को मिला के एक रिपोर्ट बनाता है कि 3 महीने तक आपकी शुगर कितनी रही होगी। नहीं साहिल जी, मेरे को ना एक बात समझ में नहीं आ रही है जी। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बोला शुगर अनकंट्रोलेबल है, आप ग्लूकोज इनटेक की बात कर रहे हो, तो वो खाएगा ही नहीं। हाँ, शुगर तो वो खा ही नहीं सकता। नहीं। अच्छा, फिर भी नहीं कंट्रोल हो रही? हाँ जी। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया आपकी शुगर तो अनकंट्रोलेबल है, तो वो बंदा वैसे डर जाएगा। पर कई होते हैं, कई टेंशन नहीं लेते, वो कहते नहीं कुछ नहीं है ये वो, तो फिर डायलिसिस पे आ जाते हैं बंदे। फिर वो डायलिसिस पे आ जाते जी। हैं। ओके। डायलिसिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन का पैरालिसिस, है ना। तो शुगर क्या करती है, धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स को ख़राब करती है अगर ना उसको टाइम पे कंट्रोल करे तो। और डायबिटीज़ भी 2 टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जिसमें टाइप 1 होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है बंदा, कोई भी पेशेंट है, इंसुलिन जब तक नहीं लेगा तब तक कंट्रोल में ही नहीं आएगी। ओके। शुगर वाला पेशेंट तो वैसे ही शुगर इतनी नहीं खाता, तो उसके बिना बढ़ रही है तो उसको तो दवाइयों से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे को ये चीज़ नहीं मालूम थी कि उसके बिना भी बढ़ जाती है, कि बिना क्यों नहीं? खाए। हाँ जी जी। तो वो कैसे बढ़ती, कुछ प्रोसेस आपको बता सकते हैं आप? वो चीज़ जी, बताइए। उसके पीछे आपकी लाइफस्टाइल है, आप पहले से क्या खा रहे हो। एक टेंशन के कारण भी शुगर होती है। ओके। जो बंदा बहुत टेंशन लेता है उसको हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज़, है ना, ऐसी चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। बीपी बढ़ता है ना, नींद नहीं पूरी होती, ये भी एक शुगर बढ़ने का कारण है। 8 घंटे तक तो साइंस भी बोलती है कि सोना चाहिए, एटलीस्ट आप 8 घंटे नहीं सो सकते, 7 घंटे ही सो लो। पर अगर डिप्रेशन होगा तो आप 2 घंटे भी नहीं सो पाओगे।
अगर सीवियर डिप्रेशन है तो वो आपके तो बॉडी में हलचल होगी। आप बोल रहे हो बेसिकली डिप्रेशन की वजह से भी हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होते। ओके। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ बट एक्सपीरियंस बहुत है मुझे। साहिल जी, मेरे को मालूम है आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन मेरे को ये भी मालूम है कि आप डॉक्टर जितना ज्ञान जरूर रखते हैं। नहीं, डॉक्टर जितना तो नहीं कह सकते, बट जैसे जैसे बंदा सीखता रहता है ना तो वो बहुत कुछ सीखता रहता है। नहीं, मैंने खुद आपसे बहुत चीज़ें सीखी मैंने आपसे। लेकिन आज आपको यहाँ पर बुलाने का आप मेरा मकसद जानते हैं क्या है? जी बताइए। नहीं, आप जानते हैं वैसे? नहीं। हम ना आज बड़े गहरे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके। ये जो राजवीर जवंदा की जो भी डेथ हुई है, जी उसको 11 दिन वेंटिलेटर पे रखा, जी। लेकिन आई थिंक फोर्थ डे पे उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। जी मालूम होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ब्रेन डेड होने के बाद भी उसको वेंटिलेटर पे रखना जायज था? देखो, ऐसा है कि अगर ब्रेन उसका डेड है, काम नहीं कर रहा, तो एक उम्मीद हम कर सकते हैं कि शायद कोई मतलब मिरेकल हो जाए या कुछ, कि उसका ब्रेन काम करना शुरू कर दे। साहिल जी, मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा कोई नहीं, केस। मैं आपको बताता हूँ। आप ये बोलना चाह रहे हो कि वेंटी पे उन्होंने बिना वजह तो नहीं रख दिया? हाँ, मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने पैसा बनाने के चक्कर में तो नहीं ऐसा कभी भी नहीं होता। ओके। क्योंकि जब वेंटी पे रखते हैं ना तो एक मोनीटर होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है ना मोनीटर, तो ऐसा एक मोनीटर होता है जो आपके बॉडी की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है और स्क्रीन पे दिखाता है। अगर ब्रेन डेड है, हार्ट उसका चल रहा है, तो वो सारा शो होगा मॉनिटर के ऊपर। उसमें अगर पल्स चल रही है, ईसीजी उसमें शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि बंदे में जान है, उसका हार्ट चल रहा है, ब्रेन चाहे डेड है। तो एक उम्मीद की जा सकती है कि शायद वो ठीक हो जाए धीरे धीरे। नहीं, ब्रेन डेड होने के बाद भी हम उम्मीद रख सकते हैं ऐसे? हाँ, मिरेकल्स तो कभी भी हो सकते हैं। ओके। एक्चुअली डिपेंड करता है कि उसके बाद कितना पेशेंट पे असर हो रहा है मेडिसिन्स का, और कैसे, मतलब जो मॉनिटर शो करता है ना, उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट चलता है। क्योंकि डॉक्टर हमेशा यही बोलते हैं कि आपको अगर लगता है तो आप घर लेके जा सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। ज़बरदस्ती कोई रख ही नहीं सकता, राइट ही नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल के पास कोई ऐसे राइट्स नहीं है। तो मतलब जो पेशेंट है उसकी फैमिली की रजामंदी से बिल्कुल, हो और उनको पहले उन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया होगा। ओके। हम भी करते हैं। ओके। उनकी मर्जी होती है, अगर लेके जाना चाहते हैं तो ले जाते हैं, नहीं लेके जाना चाहते हैं तो जैसे रिच पर्सन होते हैं उनको कोई टेंशन नहीं होती, वो कहते रखो। साहिल जी, आजकल ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा बोली जा रही है कि हॉस्पिटल एक बिजनेस बन गया है। आप कितने सहमत हैं इस बात से? बिजनेस तो देखो है, बिजनेस है। हाँ, बट मैं ये वेंटी वाला नहीं बोलूँगा ओके। कि वेंटी पे रख के बिजनेस वो कर रहे हैं। बिजनेस ऐसा है कि हर जगह कंपटीशन है, तो हर बंदा चाहता है कि मेरा हॉस्पिटल सबसे बेस्ट हो। तो वो क्या करता है, वो डॉक्टर्स को एक टारगेट देता है कि इतने % मरीज एडमिट करने हैं, चाहे कोई 1 दिन के लिए करो, चाहे आप 10 दिन के लिए करो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको एडमिट करो। 1 मिनट, सॉरी साहिल जी, मैं समझ नहीं पा रहा, डॉक्टर्स को ये टारगेट होता है? हाँ, कुछ हॉस्पिटल्स में होता है। ओके। मतलब मैनेजमेंट से ये टारगेट आता है? बिल्कुल बिल्कुल, कि एडमिट करने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशनें करनी है। वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। ज़रूरी नहीं है, अगर नॉर्मल पेशेंट है तो उसको एडमिट कर ही नहीं सकते। ओके। एडमिट करने के लिए भी आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि इसको ये दिक्कत आई है, इतने दिनों की इसको ज़रूरत है हॉस्पिटल की, तो वो चीज़ होती है। अगर सारी चीज़ें नॉर्मल आई तो कोई भी एडमिट नहीं कर सकता। तो अगर टारगेट पूरा ना हो फिर? ऐसा नहीं होता, ना हुआ तो ना हुआ। अच्छा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होती। ओके ओके।
तो वैसे होता है कि ज़्यादा एडमिशन्स करो। साहिल जी अब मैं बड़ा ना कंट्रोवर्शियल एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप चाहे तो जवाब नहीं दे सकते, इसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्या एडमिट करने के बाद डॉक्टर्स की कमीशन होती है इसमें? देखो मैंने तो मतलब ऐसा कभी अभी तक देखा नहीं है, पर मैंने सुना ज़रूर है कि कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में होती है। कुछ हॉस्पिटल्स में होती है। हाँ ओके अब ये तो मुझे पता नहीं है, ये तो पता करने के बाद ही पता चलेगा। ओके सभी में नहीं होती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल्स की अपनी अपनी रेपो होती है। जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा उतनी उसकी रेपो भी होगी, तो रेपो तो कोई डाउन नहीं करता है ना। हम अगर मान लीजिए हमारे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है किसी को, तो हम क्या देखते हैं कि कौन सा बेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ जाए, ये चीज़ हो जाती है। साहिल जी मेरे को एक बात बताइए, जी जैसे को प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं कुछ, जी तो उनके रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे आपने बात बोली कि ये बिजनेस बन गए हैं जी। लेकिन सिविल हॉस्पिटल में फ्री है, हाँ, तो इलाज भी ठीक ठाक हो जाता है सिविल हॉस्पिटल्स में? छोटी बीमारियों का तब हो जाता है वहाँ पे, ओके बड़ी बीमारियों का वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ओके क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में हर बंदा चले जाता है, हर बंदा, गरीब से गरीब, जिनके पास घर नहीं है वो भी। तो सिविल वालों के पास इतना ज़्यादा बर्डन होता है ना, इतना ज़्यादा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि सारे सिक पेशेंट होते हैं। जैसे अभी कोरोना आया तो सिविल में तो आपको पता है भीड़ लगी होगी, वहाँ तो लोग लाइनें लगा के खड़े थे, तो बर्डन तो आता ही है। अभी एक डॉक्टर कितने लोगों को, एक स्टाफ नर्स 2-5 कितने लोगों को देख लेंगे, तो उसमें चांसेस है कि केस ख़राब होने की, कि किसी पेशेंट का केस ख़राब हो गया। साहिल जी मैं जो चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ अगर बड़ी बीमारियों का इलाज सिविल में आ जाए, अच्छा इलाज आ जाए। है भी है। अच्छा है जितना भी। हाँ जितनी उनकी हद है उतना तो है। नहीं अगर अच्छा आ जाए, पूरा फुल A1 क्वालिटी आ जाए, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोई फर्क पड़ेगा इसमें से? मुझे नहीं लगता कोई पड़ेगा। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जिसने ब्रांड के पास जाना है, जिसने अच्छा अपना ट्रीटमेंट करवाना है, वो कभी सिविल में जाएगा नहीं। हाँ ये हो सकता है कि अगर सिविल हॉस्पिटल पूरा परफेक्टली हो जाए तो फिर लोग जाना शुरू कर सकते हैं, हो सकता है कि फ़र्क पड़े, बट जिसने जहाँ जाना है वो वहीं जाएगा, जिसको जो डॉक्टर सूटेबल है। ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि ब्रांड, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ ना, ब्रांड ही बन चुके हैं हॉस्पिटल्स आजकल। तो किसी का अमीर बंदे का एक्सीडेंट होगा तो वो कहेगा फोर्टिस ले जाओ, DMC ले जाओ, बेस्ट हॉस्पिटल्स। हाँ ओके तो वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि यार सिविल ले जाओ, वो क्यों बोलेगा? ओके सिविल में वैसे भी अगर ट्रीटमेंट भी सही हो गया तब भी नहीं लोग जाएंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं जाएंगे, या जिनके पास पैसा है। ये तो साहिल जी मेरे हिसाब से अवेयरनेस पर है, अगर अवेयर्ड हो गए फिर तो जाएंगे मेरे हिसाब से। नहीं, क्योंकि जो रिच बंदे होंगे ना वो सोचेंगे कि अगर हम सिविल में जाएंगे वहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। ओके ठीक है, ये दिमाग में उनके बात आएगी कि वहाँ इन्फेक्शन के और दूसरे इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो ये सोच के हो सकता है कि वो ना जाए। आपने देखा होगा जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने भी रिच पर्सन हैं, वो बीमारी शुरू होने से पहले ट्रीटमेंट ले लेते हैं, क्योंकि उनके हेल्थ चेकअप्स होते रहते हैं 6 महीने बाद, साल बाद। कोई भी उनको छोटी मोटी दिक्कत आती है तो उनके टेस्ट में पता चल जाता है, रिपोर्ट्स में पता चल जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपना ट्रीटमेंट सिविल हॉस्पिटल में करवाना चाहोगे? साहिल जी देखिए अभी तो नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरे को हालात पता है लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब सिविल हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन जैसा ही बढ़िया हो जाए, जब अगर उसके जैसा बढ़िया होगा तो क्यों नहीं जाऊंगा मैं? मेरे को फ्री में इलाज मिल रहा है, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? आप जाओगे, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा होगा फिर भी जाओगे। साहिल जी हम बात वही कर रहे हैं ना, प्राइवेट जितना अच्छा हो जाए, प्राइवेट जितना अगर अच्छा हो गया फिर मेरे को तो नहीं लगता
प्राइवेट जितना अच्छा अगर हो जाता है तो चलो आप, मैं मान लूँगा कि आप चले जाओगे, क्योंकि आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं, इलाज अच्छा मिल रहा है। पर मेरे हिसाब से आप फिर भी नहीं जाओगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्राइवेट जो होगा वो, उसमें पेशेंट कम होंगे, इन्फेक्शन कम होगा, ओके। क्योंकि अब लोग बात तो, इधर बढ़ जानी है ना। हाँ, क्योंकि ओके। लोग तो उस तरफ जाएंगे ना जहाँ उनको फ्री में ट्रीटमेंट मिल रहा है। ओके। तो हर तरह का पेशेंट वहाँ पे जाएगा। टीबी का, मेन तो टीबी होती है जो फैलती है, ठीक है, और टीबी का हो गया, कैंसर का लगा लो, चलो कैंसर ऐसे नहीं फैलता, या कोई जैसे स्वाइन फ्लू आ गया था, या फिर ये आ गया था अपना कोरोना। तो अगर कोरोना आएगा तो आप सिविल में जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है वहाँ एक एक स्टेप पे इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाकी ये है कि अगर उनका आइसोलेशन अच्छा होगा फिर तो हर बंदा जाएगा, पर ये पॉसिबल ही नहीं है। इतनी दुनिया एक जगह इकट्ठी होएगी, एक पूरा पंजाब एक जगह इकट्ठा हो रहा है क्योंकि इलाज अच्छा है, तो चांसेस होंगे इन्फेक्शन होने के भी, ज़्यादा इन्फेक्शन होने के। चलो साहिल जी, ये तो टॉपिक ऐसा है कि हम इस पर बहस करते हैं लेकिन कोई नतीजे पर नहीं उतरेंगे ये मेरे तो हिसाब है, से। ये तो है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। मैं आप नर्सिंग पर ही दोबारा आ रहा हूँ। हमने एक बड़ा आपसे अभी सैड पूछी थी सिचुएशन, कि आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी। कोई हैप्पी सिचुएशन भी हुई है कि मज़ा आ गया हो, ऐसी सिचुएशन हुई हो कोई? हाँ, ये भी हुई थी एक, ओके, कि मज़ा आ गया था। बताइए। एक हमारे पास पेशेंट आया, उसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि उसको कैंसर था, लास्ट स्टेज। तो ये मुझे याद तो नहीं है कितने साल ये है, शायद मैं उस टाइम ट्रेनिंग कर रहा था। तो वो अंकल बोलते, उनको ब्लड चढ़ता था हफ्ते में 2 बार। तो वो अंकल कहते कि अब तो मुझे उम्मीद तो है ही नहीं, ब्लड चढ़ रहा था उनको। तो कह रहे बस अब मैं सब कुछ खाऊंगा पीऊंगा। उनको मीठा बंद था, शुगर। तो वो कह रहे कि मैं अब मीठा खाऊंगा, मरना तो है ही है। ओके। तो उन्होंने जाके गन्ने का जूस पिया। तो फिर अंकल 2-3 महीने बाद फिर आए। तो मैंने कहा अंकल ठीक हो आप? कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया? कहते बस उस परमात्मा ने कर दिया। कह रहे जो मैंने गन्ने का जूस पिया था, मेरे साथ वाले जो पी रहे थे वो सब बीमार पड़ गए और मैं ठीक हो गया। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कह रहे कि उसमें सांप का जहर था। ओके, उस गन्ने के जूस में। और सारे हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे जितने भी बंदे उस गन्ने का रस पी रहे थे। ओके। 2-3 बंदे थे वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, वो भी ठीक हो गए थे। और ये कह रहा है कि ये पेशेंट बोल रहे हैं कि मैं उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी, 1-2 बार मैंने ब्लड चढ़वाया, उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे अच्छा फील हुआ। प्रॉब्लम क्या थी उनको? कैंसर था उनको, ब्लड कैंसर था। तो ये थी बहुत मज़ेदार चीज़। वाओ। तो ये मतलब ऐसी चीज़ है कि कोई मानेगा नहीं। अब कई लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हाँ मैं सांप से डसवा लूँ, पर ऐसा कुछ नहीं होता। प्लीज दर्शकों ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ये मिरेकल ही है। मिरेकल है, मिरेकल। साहिल जी ऐसा हो सकता है? मैं तो खुद है ये हुआ, हमारे सामने ही हुआ है। मैं उस टाइम ट्रेनिंग करता था। नहीं, वजह कुछ और भी तो हो सकती है कि यही वजह हो सकती है, बट उन्होंने तो यही बोला कि मैंने गन्ने का रस पिया था। ओके। तो ऐसा हुआ है। अब मुझे नहीं पता वो अंकल कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। बट उस टाइम वो बोल रहे थे कि मुझे हफ्ते में 2 बार ब्लड चढ़ता था, अभी ज़रूरत नहीं पड़ी, 2 हफ्ते हो गए। देख, कैंसर ठीक हो गया था उनका फिर? वो तो कह रहे थे मैं ठीक फील कर रहा हूँ, बट ये मुझे नहीं पता कि ठीक हुआ या नहीं। ओके। बट ये अच्छी बात हो गई थी क्योंकि अंकल हर हफ्ते एडमिट रहते थे वहाँ पे। पहले ब्लड बैंक से ब्लड लेते थे, फिर वार्ड में आके लगवाते थे। ओके। तो ये चीज़ थी। तो अंकल कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, कि तब से मैं कह रहे ब्लड लगवा रहा हूँ। जब मुझे डॉक्टर ने बोला
कि अब नहीं है। फिर ज़रूरत तो पड़ती है, उनको सांस चढ़ता था जब ब्लड कम होता था, तो कह रहे कि अभी मतलब ऐसे हो गया कि मुझे ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं ठीक फील कर रहा हूँ, कोई मैं लेथार्जिक नहीं फील कर रहा, कोई सुस्त नहीं फील कर रहा मैं, ये चीज़ थी। अच्छा, मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ। साहिल और मैं एक दूसरे को एक्टिंग की वजह से जानते हैं। कहीं ये ना समझे कि अभी भी एक्टिंग है। नहीं नहीं, अब तो नहीं। हम दोनों ने एक्टिंग की क्लासेस साथ में ही ली थी 2015 में, जी तरुण सर से। जी। तो साहिल जी, मेरा सवाल आपसे ये, आपने वो सपना क्यों छोड़ दिया? वो सपना एक्चुअली घर वाले नहीं मान रहे थे ना। ये मैं सोच रहा था मैं बॉम्बे जाऊंगा, वहाँ से सीखूंगा, तो मेरे घर वाले नहीं माने, वो कह रहे ऐसे नहीं, दूर नहीं जाना। और मैं कभी ज़िंदगी में दूर गया ही नहीं। ओके। पर अब पछता रहा हूँ मैं कि क्यों नहीं गया। नहीं, रिग्रेट होता है आपको? हाँ बहुत होता है कि अभी कोई चांस मिल जाए और मैं दौड़ जाऊँ, पर अभी बहुत देर हो चुकी है। मेरे हिसाब से ना आप सोच उल्टा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे को चांस मिल जाए और मैं चला जाऊं। आप जाओगे तो आपको चांस मिलेगा। पर ऐसे फिर घर वालों को टेंशन होती है ना कि दूर भेजना अपने से, तो वो होता है उनको। ओके। क्योंकि मैं फुली डिपेंडेंट हूँ अपने घर वालों पे। खाना मम्मी बनाते हैं, कपड़े मम्मी धोते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है, एक हैबिट हो जाती है। वैसे अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं मेहनत ज़रूर करूँगा। साहिल जी, आप फिर रिग्रेट से कैसे डील करते हो? मैं नहीं डील नहीं करता, मैं सोचता ही नहीं उस चीज़ बारे में। नहीं, आपने अभी बोला ना कि रिग्रेट तो मेरे को फील होता है। फील होता है, बट ये नहीं कि मैं डिप्रेशन में चले जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। लाइफ में और कुछ भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ओके। आप लाइफ से सेटिस्फाइड हैं? कभी कभी हो जाता हूँ, कभी कभी नहीं, क्योंकि लाइफ एक जैसी कभी नहीं रहती, तो इसलिए लाइफ जैसी रहती है वैसे चलना सीखो। बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। इतना अच्छा मैं उम्मीद कर नहीं रहा था जितना मैं आपको ये जानता तो हूँ। मुझे अपने आप पर भी उम्मीद नहीं थी। ठीक है ना। ये आपने सच्ची बात बोली है आपने। चलो साहिल जी, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको मजा आ रहा है पॉडकास्ट में? जी बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद मुझे अच्छी ट्रीट मिलेगी तो मज़ा तो आएगा। चलिए, कोई बात नहीं। साहिल जी, आगे बढ़ते हैं। जी। आप अपनी शिफ्ट की डिफाइन कीजिए। आप शुरू से लेके एंड तक क्या क्या करते हैं? शुरू से देखो, पहले तो टेंशन होती है घर से, यार ड्यूटी करनी पड़ेगी। पहले तो मैं माइंड प्रिपेयर करता हूँ ओके। कि जाके मैंने ड्यूटी करनी है। फिर जब मैं पहुँचता हूँ तो कई बार लेट हो जाता हूँ, तो फिर वहाँ से गालियाँ पड़ती और उसमें होता क्या है, आप माइंड तो प्रिपेयर करके गए हो कि काम करना है, बट वहाँ जब आपको कोई बोलता है कि तू लेट हो गया, तेरा रोज़ रोज़ का है, तो आप वैसे ही अपसेट हो जाते हो, यार ये क्या है यार, आते ही मुझे दिमाग, मेरा मूड ख़राब हो गया। तो ये तो चलो एक साइड रखते हैं बातें। जाके सबसे पहले हमने ओवर लेना होता है। ओवर एक्चुअली स्टाफ नर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। टेक ओवर लेते हो आप? टेक ओवर मैं बताता हूँ। डॉक्टर्स का काम होता है मेडिसिन लिखनी, ट्रीटमेंट लिखना, और सारा कुछ देखना एक स्टाफ नर्स ने है। ठीक है, एक पेशेंट पड़ा है, अनकॉन्शियस है, वेंटिलेटर पे है, तो उसको एक स्टाफ नर्स ने ये नहीं है कि उसके पास पेशेंट का ही ओवर है, उसके बाद जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं, जैसे इंजेक्शन्स हो गए, फ्लूइड्स हो गए, आईवी फ्लूइड जो लगते हैं ग्लूकोज, वो हो गए, एक एक चीज़ जिसके सहारे ग्लूकोज लगता है, एक सुई, सारा ओवर होता है। और पहले स्टाफ ने ये ओवर लेना होता है, स्टाफ नर्स ने जाके, कि मुझे पूरा जितना चल रहा है सिस्टमेटिक, मुझे वही हिसाब चाहिए, उसमें से कम नहीं होना चाहिए। एक भी चीज़ कम होगी तो आप उसको पूरी करके जाओगे जैसे मर्जी। तो पहले वो ओवर लेना होता है, फिर उसके बाद पेशेंट का ओवर लेना होता है, फिर उसके बाद पेशेंट की केयर शुरू करनी होती है।
जाती पहले मेडिसिन चेक करनी होती है पूरी, कि पेशेंट की 24 आवर्स की मेडिसिन है उसके पास। अगर मेडिसिन नहीं होगी तो ट्रीटमेंट कैसे देंगे? तो वो भी एक स्टाफ नर्स का ही काम है कि उसको पूरा करना, वो भी मंगवानी है, चाहे उनके रिलेटिव से मंगवाएं, चाहे उनका अगर अकाउंट है हॉस्पिटल में तो अकाउंट से मंगवा ले। तो फिर उसके बाद एक एक घंटे बाद उनके सारे वाइटल्स लेने हैं और चार्ट पे लिखने हैं, चार्टिंग करनी है और सिस्टम पे भी डालने हैं। और इतने में आपके पास दूसरा पेशेंट आ जाता है, उसको भी शुरू से लेके एंड तक उसके कपड़े चेंज करवाने हैं, क्योंकि वो तो घर के कपड़ों में आता है। वो सारा कुछ आपने, अगर पेशेंट गंदा है तो उसको क्लीन भी आपने करना है। एक जीडीए आपके साथ होता है, बस आप दोनों ने करना है। जीडीए ने अपना काम करके निकल जाना है। जीडीए क्या होता है? जीडीए होता है जो असिस्ट करवाते हैं हमारे साथ, हेल्पर। ओके, असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं वो। ओके ओके। तो उनके साथ मिलके उनको क्लीन करवा के अच्छे से कपड़े पहना के उनको फिर रखना होता है, ताकि पेशेंट को कोई हॉस्पिटल से इन्फेक्शन ना हो। तो उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो तो हिलते नहीं बेचारे, वेंटिलेटर पर होते हैं, तो वेंटिलेटर को भी देखना होता है। फिर उनकी सक्शनिंग करनी होती है, क्योंकि पेशेंट सीधा पड़ा है तो ऑब्वियसली वो अपना थूक तक नहीं निकल सकता, तो वो भी निकालना हम नहीं होता है सक्शनिंग की हेल्प से। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सिर खपाई होती है। ड्यूटी हमारी होती है जो दिन वाली होती है 6 घंटे की होती है, जो नाइट होती है 12 घंटे की। तो जो नाइट होती है वो बहुत डरावनी होती है, उसमें तो पेशेंट ही पेशेंट आते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि ना भी आए पेशेंट, जैसे त्योहारों के दिनों में बहुत कम हो जाते हैं पेशेंट्स। तो ये है कि पूरा साल बंदा बिजी रहता है, और इतनी हमारी इनकम नहीं है नर्सिंग डिपार्टमेंट की। हाँ, इतनी इनकम नहीं है, क्योंकि सारा टोटल A to Z काम नर्स कर रही है। डॉक्टर ने मेडिसिन लिख देनी है, उन्होंने चले जाना है, उन्होंने आके फिर नर्स से ओवर लेना है, हाँ अभी क्या किया पेशेंट को, ये जो मैंने ट्रीटमेंट बोला है वो किया है या नहीं किया। अगर नहीं, उससे एक भी चीज़ मिस हो जाती है तो उसका रिटर्न हो जाता है, उसको डांट पड़ती है। तो सारा कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक कह लो कि मुश्किल तो है, बट उसके लिए एक टारगेट होता है कि इस टारगेट को कंप्लीट करना है। ओके। तो ये होता है। क्योंकि देखो, टेंशन एक तो है कि ड्यूटी की टेंशन, फिज़िकली एक तो स्टाफ नर्स फिज़िकली थकता है और दूसरा मेंटली भी थकता है। काम नहीं पूरा हुआ तो आप घर नहीं जा सकते। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ जी। नहीं, तो आप तो बोल रहे थे कि टेक ओवर लेना होता है। टेक ओवर जो पिछला पेंडिंग जो बचा है वो आप, ऐसा कुछ नहीं है? अब मेरे से भी तो किसी ने ओवर लेना है, तो आपका जो पेंडिंग बच गया वो कर दे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अपना काम करेगा या मेरा काम इतना ज़्यादा होता है कि सबको अपना अपना ही करना पड़ता है। कुछ चीज़ों में मैं बोल सकता हूँ कि मैनेज कर लेगा, बट सारी चीज़ों में नहीं दूसरा स्टाफ कर सकता, क्योंकि ऐसे तो वो घर टाइम पे नहीं पहुँच पाएगा। ये भी बात ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, और इस चीज़ को समझने के लिए सिर्फ एक नर्स होना ही ज़रूरी है। एक नर्स ही दूसरी नर्स का दर्द समझ सकती है। नौकरी नर्स दी दुनिया तरस दी, ये कहावत सुनने में अच्छी लगती है बट करने में नहीं। ठीक है साहिल जी, आई एम प्रीटी श्योर ये कहावत जिन्होंने सुनी है, हाँ काफ़ी लोगों ने सुनी, इससे मिलती जुलती भी सुनी है। काफ़ी कहावतें बनी हैं। नर्सिस का तो मजाक उड़ाया जाता है बस। ये आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं? जी। आपका मजाक उड़ाया गया कभी? तो सब उड़ाते हैं कि ये देखो ये नर्स आ गई ऐसे भी बोलते हैं। नहीं तो फिर साहिल जी, मैं अपनी पहली वाली बात पे आ रहा, फिर ये स्टीरियोटाइप तो बना ही हुआ है ना कि ये फीमेल्स का प्रोफेशन है। जी, आपको बोलेंगे हो नर्स कितना, मतलब पंजाबी में ऐसे बोलते हैं, वो नर्स कितना, ठीक है, तो बहुत फीमेल फील होता है। फीमेल फील होता है ये चीज़। ओके। तो साहिल जी, आप उन लोगों के लिए फिर कोई मैसेज देना चाहोगे जिनके मन में ये स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि ये सिर्फ फीमेल प्रोफेशन है?
एक्चुअली नहीं, ओके। क्योंकि हम किसी को ये नहीं कह के रोक सकते कि हमें ऐसा ना बोलो, वो उनकी मेंटेलिटी है। पर ये सोच सही है कि गलत है? अगर फनी वे में देखें तो ठीक है, अगर हम सीरियसली देखें तो गलत है, ऑब्वियसली गलत है ये। साहिल जी, वैसे एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, आपको कभी किसी ने डॉक्टर समझा है? हाँ, जिनको नॉलेज नहीं होती वो तो हमें डॉक्टर ही बोलते हैं। अच्छा, आपको डॉक्टर बोल देते हैं? ओके और जिसको नॉलेज है वो तो नर्स ही बोलेगा ना। ओके। साहिल जी, अगर आप हेल्थ केयर सिस्टम में कोई चेंज लाना चाहोगे तो वो क्या होगा? चेंज एक्चुअली मैं ये लाना चाहूँगा कि मोस्टली सभी डॉक्टर्स के लिए नहीं, कुछ डॉक्टर्स के लिए, यार प्लीज़, कई डॉक्टर्स बहुत लालच करते हैं, यहाँ से भी पैसा बना लें, यहाँ से भी, ऐसा ना करें प्लीज़। बस यही मैं चेंजेस लाना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इमोशनल हुए, पेशेंट्स को पेशेंट समझिए, पुअर पेशेंट को पुअर समझिए। तो ये मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उनसे, क्योंकि सारे डॉक्टर तो नहीं होते ऐसे, बट कुछ कुछ होते हैं। साहिल जी, हमने पहले बात की थी कि कमीशन होता है डॉक्टर्स का। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि सर्जरीज में तो होता है, जो सर्जरीज होती है पेशेंट्स की, उनमें से तो कुछ परसेंटेज मिलता है डॉक्टर्स को। और वो मिलना भी चाहिए मेरे हिसाब से, हम्म। क्योंकि एक डॉक्टर अपना पूरा काम छोड़ के, बाकी पेशेंट्स को छोड़ के, बिना खाना खाए बिना पानी पिए वो सर्जरी में आ जाता है एक जान बचाने के लिए, और कुछ तो उसको उसका बेनिफिट मिलना ही चाहिए। नहीं साहिल जी, ठीक है, आपकी बात मिलना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से सर्जरीज महंगी नहीं हो रही? हाँ, बट जो सर्जरी कोई 1.5 लाख की हो सकती, वो 3 लाख की डबल में होती है, आई थिंक, आई गेस। ये तो चलता ही रहेगा, इसको तो मतलब सोच के ऊपर ही डिपेंड है। अगर कोई सोचे तो बहुत कुछ है, अगर ना सोचे तो कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा है ना? हो सकता है, बट हो सकता अभी है मैं नहीं, इसके मैं लिए पूछ तो रहा कुछ, है कि नहीं है, आप क्लियर इसके बताइए। लिए तो मैं कुछ, मेरे पास शब्द ही नहीं है, ओके। है ना, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी हो सकती है। मेरे को नॉलेज नहीं है इस बारे में ज़्यादा, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। बट ऐसा नहीं है कि बहुत लूटते हैं, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि पेशेंट अगर ठीक हो रहा है तो वो आपको दुआएं ही दे के जाएगा, और पेशेंट को पहले ही क्लियर किया जाता है कि हम इतना आपका पैसा लगेगा, इतना इतना हिसाब है आपका, तो ही हम करेंगे, है ना। तो ये उसको पहले से ही बताया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हिडन चार्जेस उसको पड़ रहे हैं, या बाद पहले कुछ और बोला बाद में कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, उस बात से तो मैं भी आपकी तो सहमत अगर हूँ। पेशेंट एग्री है तो फिर ही सब कुछ होता है, उनके एक्चुअली कंसेंट साइन होते हैं, है ना। साहिल जी, आप नर्सिंग डिपार्टमेंट में मोटिवेटेड कैसे रहते हैं फिर? मतलब कि मैं इनकी हेल्प करूं, इनकी हेल्प करूं, उस चीज़ की आपको मोटिवेशन कहाँ से आती है? खुद से ही आती है। खुद से आती है आपको? हाँ, कि अगर मेरे घर वालों को भगवान ना करे इनकी जगह हो तो कैसा फील होगा। बड़ी अच्छी बात की। क्योंकि जो आप कर रहे हो ना कर्म, वो तो आपके ऊपर आएंगी। तो ये सोच के भगवान का डर रख के कर सकते हो आप ऐसा। अगर आपको भगवान का डर नहीं है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी गलत कर सकते हो। और आपको अगर भगवान का डर है तो आप एक भी चीज़ गलत नहीं कर सकते। साहिल जी, आप कभी फिर इमोशनली अटैच हुए हो पेशेंट्स से? हाँ, सबके साथ सबके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हो? हो जाते हो आप। अगर आप एक छोटा सा डॉगी पाल लो जो बिल्कुल ठीक है, बहुत प्यारा सा है, मासूम सा है, उसको एक चोट भी आ जाए, एक खरोंच भी लग जाए तो आपको दर्द होगा। तो ऐसे ही हमारे पास पेशेंट होते हैं, मतलब पेशेंट तो मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर रहा है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसी, वो तो इंसान है, वो सब समझते हैं सब। आप कैसे उनसे बात करते हो? अगर एक पेशेंट दुखी आया है, वो ऑब्वियसली वो पेशेंट है, प्रॉब्लम होगी उसको, और उसको आप गंदा ट्रीट करोगे तो वो दुखी भी होगा और बद्दुआ निकलेगी उसके दिल से, तो वो भी आपको लगनी है भाई।
और उसको आप अच्छा ट्रीट करोगे ना तो आधा तो वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे नर्सिस में ज़्यादातर नर्सिस अच्छी ही होती हैं, क्योंकि हमें सिखाया भी यही जाता है और हमने ही ट्रीटमेंट देना है। जैसा हम ट्रीटमेंट देंगे वैसा पेशेंट रहेगा। अगर बुरा देंगे तो हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। तो किसी की जान लेना तो बहुत बड़ा क्राइम होता है, दुनिया में भी क्राइम है और उसकी निगाह में भी। साहिल जी, आपकी कितने साल की जॉब हो गई है? 10 साल तो हो ही गए। तो 10 साल में कोई ऐसा लेसन आपने सीखा है नर्सिंग से जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो? हर रोज़ सीखते हैं, हर रोज़। कोई, चलिए बताइए क्या सीखा फिर आपने, चलो कोई एक चीज़ बताता हूँ। जो दिल को छू जाए, कुछ ऐसा बताना। कभी भी अगर पेशेंट का पता है कि उसको कोई गंभीर बीमारी है ना, कोई बड़ी बीमारी है, तो आके ऐसे शेयर मत करो कि आपको ये है। वो उनके घर वालों पे डिपेंड है, उनको बताना ना बताना। तो मैंने ये सीखा है कि कभी पेशेंट को मत बताओ, आप उनको यही बोलो कि आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो रहे हो आप। ऐसे वो खाना खाता रहेगा, इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी उसकी, और हो सकता है कि वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, और हो सकता है पूरी तरह ठीक हो जाए। और अगर आप उसको ऐसे बता दोगे एकदम कि आपको तो ये बीमारी है, तो वो तो पानी पीना भी छोड़ देगा, वो आपको हाथ नहीं लगाने देगा। अब क्या करोगे मेरे साथ, आप ये दवाई दे रहे हो, इससे तो मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मुझे तो ये बीमारी हो गई है। ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं झूठ बोलने के बराबर नहीं हो गया? हाँ, अगर किसी की जान बचाने के लिए आप झूठ बोल रहे हो, वैसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट पूछता है मुझे क्या क्या दिक्कत है, तो यही हम बोलते हैं कि आपको जो दिक्कत है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी आपके घर वालों से सर ने बात की होगी, डॉक्टर साहब ने, तो आप उनसे पूछ सकते हो, खुद से कुछ नहीं बताना। तो इसमें झूठ क्या है? अगर झूठ है भी तो उससे थोड़े दिन और जी लेगा। आपकी झूठ की वजह से उसको 1-2 दिन और लाइफ मिल जाएगी, या 1-2 घंटे की लाइफ मिल जाएगी। तो वो तो मैं नहीं मानता कि वो झूठ है। साहिल जी, मिरेकल्स होते हैं फिर? हाँ, बहुत होते हैं। आप मानते हैं मिरेकल्स में? बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी में कोई हुआ हो? मिरेकल मैंने बताया, एक किस्सा आपके साथ शेयर किया नहीं था। नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बोल रहा मैं, पर्सनल लाइफ में बोल रहा हूँ। पर्सनल लाइफ में मैंने एक, अगर मैं आपको कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी सुना दूँ तो सुनाइए रियल। प्लीज। एक्चुअली ना हम 2024 की बात है ये, नहीं 2023 की बात है। हम मनाली घूमने गए थे, हम 4 दोस्त थे। तो हमने ये प्लान किया कि हम ना जब लुधियाना वापस आएंगे ना मनाली से, तो रात के टाइम सफ़र करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता रात को, ट्रक वगैरह ही चलते हैं। तो ऐसे ही हम ना बातें कर रहे थे, ऐसे ही बस गाने गुने लगे थे, हम आ रहे थे सड़क से। तो 3:15 3:30 बजे की बात है। हमने क्या देखा कि सड़क पे स्ट्रीट लाइट के नीचे एक बहुत लंबा पर्सन, और पूरा ब्लैक, और कुछ नहीं पहना हुआ था उसने, उसके पैर और हाथ बहुत लंबे थे। तो वो एकदम सड़क के बीच आया, उसने हमें देखा और गायब। तो हम कुछ बंदे डर रहे थे, मैं डरा नहीं, मैं उस चीज़ को देखना चाहता था, वो चीज़ है क्या, क्या थी। मतलब हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हमने देखा या नहीं। जब सबने बोला कि था, यही बंदा था, ऐसा था, तो यकीन हुआ मुझे। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे कोई भ्रम हुआ है। पर ये रियल चीज़ थी, ये पहाड़ों में है, वहाँ मनाली साइड है। तो अगर ये चीज़ें हो सकती तो मिरेकल क्यों नहीं हो सकता?
ये भी भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं, वो भी। जब शैतान है तो भगवान भी है। ओके, चलिए, मैं तो फिलहाल नहीं मानता इन चीज़ों में। आपके साथ हुआ है, जिसके साथ हुआ है वही बेटर जानता है। बिल्कुल। दर्शकों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। साहिल जी, कभी ऐसा भी हुआ है फिर आप जैसे कोई पेशेंट को ट्रीट करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया कि हमारे हमारे पास फीमेल नर्स भेजिए? हाँ, होता है, बहुत बार होता है। नहीं, फीमेल्स ही ऐसा करती हैं कि मेल्स भी करते हैं? मेल्स भी करते हैं। ओके। अब किसी के दिल दिमाग का हम कुछ नहीं कह सकते, बट उनके हिसाब से चलना पड़ता है फिर। वैसे ऐसे बहुत रेयर चांस होता है, जैसे लाखों में एक ही होता है वो बंदा। लाखों में एक कि हजारों में? लाखों में एक। लाखों में, ओके। कोई कहता नहीं है ऐसे। नहीं, फीमेल्स तो कर देती होंगी ऐसे नॉर्मली। हाँ, फीमेल्स कर देती हैं। ओके। मैं मेल की बात, आपने मेल का पूछा ना? नहीं, मैंने दोनों का पूछा है। हाँ, कर देते हैं ऐसे तो। साहिल जी, एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ। ठीक है। आप इस लाइन को अब फिर अपनी जिंदगी में आगे ले जाना चाहते हैं कि छोड़ के कुछ और ट्राई करना चाहते हैं? मैं इसको एक्चुअली छोड़ना चाहूँगा, ओके। क्योंकि जितना हम काम करते हैं उतना तो मिलता भी नहीं है हमें। और दूसरी बात, इतनी सिरदर्दी और इतने पेशेंट देखने, अलग अलग बीमारियां देखनी, तो कभी ना कभी तो बंदा थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है कि रोज़ एक ही चीज़ देख रहे हैं। कभी किसी की डेथ हो रही है, कभी किसी की। तो ये चीज़ से मैं थोड़ा चाहता हूँ, बट अगर कोई, मेरे पास इनकम सोर्स नहीं है इसके अलावा, बट मैं चाहता हूँ इसको क्विट करना चाहता हूँ। अगर कुछ भी मुझे ऐसा मौका मिलता है कोई और प्रोफेशन में जाने का, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और बट अगर इसको नहीं छोड़ मिला दूँ, मौका? हाँ करना पड़ेगा फिर, वो तो करना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। जिंदगी में ना मेरे को आप बहुत मजबूर लग रहे हैं साहिल जी इस टाइम पे। कह सकते हो, ओके। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते हो, आप मैच्योर होते हो, तो थोड़ा आप लाइफ के बारे में सोचते हो। पहले तो नहीं टेंशन होती, बट जब आप मैच्योरिटी में आ जाते हो तो लाइफ की बहुत टेंशन्स होती हैं कि आगे क्या करना है, फ्यूचर प्लान कैसे करने हैं, सब सब चीज़ें। साहिल जी, आपको यहाँ पर आकर पॉडकास्ट पे आपको कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और मैं आपसे इवन कि मिलना भी चाहता था कि काफ़ी टाइम हो गया मैं जसकरण जी से मिला नहीं। साहिल जी, अगर आप मजबूर हैं तो आई थिंक आपके पास एक टैलेंट तो है ही। आप एक्टिंग करते हैं, मैंने एक्टिंग देखी है आपकी, अच्छी करते हैं आप एक्टिंग। सच में? मेरे को तो ठीक अच्छी लगी मेरे को तो। चलो, आपको थैंक यू। जाना तो चाहिए मेरे हिसाब से। देखेंगे ट्राई करके कभी, अगर भगवान ने चाहा। चलिए, मेरी तो यही उम्मीद रहेगी कि आप जाएं एक्टिंग में, अगर आप यहाँ पे मजबूरी में काम कर रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ऐसा सोचा मेरे लिए। आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और अगर आप सबको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। और मेरी एक दरख्वास्त भी है जो मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं कि नर्सिस की तनख्वाह एक्चुअल में थोड़ी बढ़ाई जाए, क्योंकि जी, मैंने बिल्कुल। भी मैनेजमेंट में काम किया हुआ है हॉस्पिटल की, और मैं जानता हूँ कितनी तनख्वाह मिलती है वहाँ पे नर्सिस जी को। जी जी। तो आई होप आप सबको ये अच्छा लगा हो। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक किस्सा और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जनता के साथ। एक किस्सा और आ गया, चलिए बता दीजिए। एक किस्सा मैं जनता के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नर्सिस की जो इन्होंने बात की है कि सैलरी बहुत कम है, तो एक बार क्या हुआ कि मैं नाइकी के शोरूम में चले गया। आप मानोगे नहीं, मैंने जब उसका शूज़ एक उठाया ना, तो ये पता नहीं किसने किया, एक मिरेकल था मेरे लिए कि उस शूज़ के ऊपर मेरी पूरी की पूरी सैलरी लिखी हुई थी। अब मतलब मैं ऐसे ही उसको रख के मैं बाहर आ गया। अभी मैंने कहा इनको कैसे पता। मैं बहुत डर गया था। कभी नाइकी के शोरूम में मैं ना तो गया, ना बाहर से मैंने देखा। साहिल जी, ये तो आपने कॉमेडी वाला किस्सा सुना दिया।
ये लाइफ ही कॉमेडी है, अब क्या करें। नर्सेस की सैलरी बढ़े तो फिर मैं दोबारा जाऊं शोरूम में और उनको बोलूं कि हाँ भाई मेरी इससे ज़्यादा सैलरी है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जी शुक्रिया।